हेलो एवरीबॉडी। आप सबका दिली इस्तकबाल है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़। एक खबर जो आ रही है शिवपुरी के गांव से कि वहाँ पे एक राम कथा के भंडारे के दौरान भंडारा एक कम्युनिटी मील की तरह होता है जहाँ पूरी कम्युनिटी आपस में मिलके खाना खाती है और एंजॉय करती है। इस दौरान कोई कल्चरल या रिलीजियस जो है वो स्पीच या प्रोग्राम भी होता है। ये सारी कम्युनिटी में देखने में आया है। नाम अलग अलग होते हैं। इधर भंडारा है, मुसलमानों में उसको जोड़ या इज्तिमा कह सकते हैं। क्रिश्चियंस में कॉन्ग्रेगेशंस कह सकते हैं। संडे इवेंट कह सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम शिवपुरी के भरकाना गांव में हो रहा था जिसके अंदर भीम सेना के भी एक रिप्रेजेंटेटिव थे। हुआ क्या कि इस प्रोग्राम के दौरान पत्तल, एक पत्ता होता है बड़ा सा केले का जिस पर खाना सर्व किया जाता है, उसको सर्व करने के लिए जाटव समाज के लोग जो हैं वो जब आगे आए तो उनको आपत्ति, ऐतराज का सामना करना पड़ा दूसरी समाज के लोगों से। जाटव समाज जो है ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं और शेड्यूल कास्ट की चमार कास्ट का हिस्सा है। और जाटव समाज के लोग जो हैं वो जब खाना सर्व कर रहे थे तो दूसरे समाज के इस एतराज़ पे उनको गुस्सा आ गया और उनके 40 घरानों ने, परिवारों ने उस वक़्त रिलीजियस कन्वर्जन करने के लिए एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट को बुला लिया और फिर उन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया। इसके चलते ये एक न्यूज़ बन गई। ठीक है साहब। अब ये ज़ात पात, कास्ट, ट्राइब्स, ये समझना हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इन प्रैक्टिसेस में को सही मानता हूँ। नहीं, सही नहीं मानता, लेकिन ये एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है और आप उससे अपना चेहरा नहीं मोड़ सकते। इसलिए आपको समझना ज़रूरी होगा कि कहाँ क्या डायनेमिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, राजस्थान से जो अक्सर लोग आते हैं वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। अब आउट ऑफ इग्नोरेंस आप उन सबको राजपूत समझ बैठे और उनसे राजपूत करके बात करें तो वहाँ पे जो दूसरी कास्ट हैं, ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट और मीना और दूसरी कास्ट हर तरीके की, वो जो एक हिस्टोरिक ऑपरेशन झेल चुके हैं राजपूतों ठाकुरों के हाथों, तो ये कड़वी जो एस्पेक्ट है उनकी हिस्ट्री का, ये आप उनको याद दिला देंगे इन बातों में, एंड थिंग्स मे नॉट गो वेरी वेल फॉर यू देन ऑनवर्ड्स। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंसान कौन से रीजन से आ रहा है, किस मज़हब का है, एक ज़बान, कल्चर का, और किस कास्ट का है। अगर आपको कास्ट नहीं मालूम तो एक न्यूट्रल लेवल पे बात करें आप। अक्सर नाम पूछने पे कास्ट का पता चल जाता है। जैसे अगर किसी का नाम जो है वो जो है खान है इंडिया के अंदर, तो इससे ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि यह मुस्लिम पठान है या फिर मुस्लिम टर्किश डिसेंट का है या फिर मुसलमानों में हाई क्लास का है जिसको खान टाइटल मुग़ल या अंग्रेज़ों की तरफ से दिया गया। वहीं पे अगर किसी के नाम के आगे राणा लगा हुआ है, ये राजपूतों में भी सबसे एक एलीट क्लास समझी जाती है। राणा महाराणा प्रताप या राणा संग्राम सिंह,
तो उससे एक समझ में आ जाता है कि ये हाई कास्ट का बंदा है। व- वहीं जो है दूसरे सरनेम्स या सरनेम के कॉम्बिनेशन से समझा जा सकता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। जैसे अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो मोस्टली वो अग्रवाल, गुप्ता या जो है वो सिंधी सरनेम बेयर करेगा, जैसे पंजवानी या आडवाणी, इस तरीके से। वहीं अगर कोई जो है उसका सरनेम जो है वो सिर्फ डबल उसमें है, जैसे आज़ाद कुमार, जैसे जो है अगर उसका सरनेम जो है माहीवाल जाटव, इस तरीके से, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शेड्यूल कास्ट का है। तो ये हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए। फिर इवन विद इन रिलीजियंस जो है पहचानना सामने वाले का रुझान किस तरफ है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसका आउटलुक बहुत मॉडर्न और लिबरल हो, बट स्टिल बीइंग मुस्लिम, आप उससे अगर फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू रिपल्स बैक, बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वो इन सबको फेस करके उभरता हुआ वहां से आ रहा है। तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो बहुत ही ज़ीरो टॉलरेंस वाली होगी ऐसी बात के लिए। वहीं अगर अपन यही बात किसी अंग्रेज से या अमेरिकन से करेंगे तो वो बहुत रिलैक्स वे में लेगा। अब ये चीज़ें देख के आपको जो होगा वो एक सरप्राइज होगा, आपको ताज्जुब होगा, बट आप खुद देख लें कि यार ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। चलें इसके बाद एक हमारी आज की जो पेशकश थी उस पे बात। अभी जो है जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बीजेपी का प्रोग्राम चला है, कौमी चौपाल। और कौमी चौपाल के अंदर एक बीजेपी ने आउटरीच प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, जिससे वो मुसलमानों तक पहुंचना चाहती है। और जो भी नाइत्तेफाकिये हैं बीजेपी, आरएसएस, संघ बनाम मुसलमान के दरमियान, उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। ये कितने हद तक सक्सेसफुल रहती है अभी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी और मुसलमानों का जो पास्ट है, और बीजेपी से पहले जनता पार्टी और जनता पार्टी से पहले आरएसएस, उसके साथ हिंदू महासभा, उसके साथ वीएचपी, ये फ्रेंडली नहीं रहा ज़्यादातर टाइम्स। इसमें जो है फ्रिक्शन रहा है, और वो फ्रिक्शन के कई वजहें रही हैं। जैसे जो ट्रेडिशनल हिंदू है इंडियन, वो मुसलमान और क्रिश्चियंस को आउटसाइडर समझता है कि ये बाहर से आए। हालांकि उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि वो कितने साल, कितने हजार साल से हिंदुस्तान में ही है। वो भी किसी न किसी पॉइंट पे आया ही होगा इंडिया में। और यहीं पे ही जो है फ़र्क आता है एक एजुकेटेड बंदे में जिसको पता हो कि ज्योग्राफी और ह्यूमन जीनियोलॉजी, ह्यूमन जो रेसेस हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह गई, ये सब का अगर उसे अंदाज़ा होगा तो वो कभी ये बात ही नहीं करेगा। बिकॉज इन वेरी इनिशियल टाइम जो इंसान था वो उसके सबसे पुराने फॉसिल्स अफ्रीका में मिले, और अफ्रीका से वहाँ उनके ग्रुप्स खाना बदोश थे, शिकार करके ज़िंदा रहते थे। तो जहाँ जहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नज़र आती वो वहाँ वहाँ ट्रैवल करते गए। इस तरीके से वो दुनिया के कोनों में पहुँच गए। तो
उसके बाद किसी का कहना कि हम जो हैं इस ज़मीन के हिस्से से इंडिजीनियसली टाइड हैं, ये अपने आप में एक बोगस टॉक है। जैसे इसराइल का कहना है कि वो इसराइल से इंडिजीनियसली बाउंड है, क्योंकि वो जो हिस्ट्री बताते हैं वो 1,000 साल की है, हद से हद 5,000 साल की। उससे पहले अगर कोई उससे पहले का साबित कर दे कि वो वहाँ मौजूद था तो वो हो जाएगा, फिर उससे पहले कोई आ जाएगा। तो ये एक बेसलेस बात होती है, बेस्ड ऑन प्रेजुडिस एंड बिगटरी। आगे चलते हैं। कौमी चौपाल प्रोग्राम के तहत इंडियन कम्युनिटी से बीजेपी हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप इंडिया के अंदर नेशनल कैपिटल से सबसे करीब मुसलमान बास्शन जो है मेवात का, वो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट रीजन है। और डिस्पाइट कि मेवात जो है, मेवाती कौम जो है, ये राजपूत हिंदुओं से फॉर्म हुई जब ये इस्लाम लाए फिरोज शाह तुगलक के दौर में। जब से लेके अब तक जो मेवाती थे वो वेल नोन थे, गांधी जी ने भी इनकी बढ़ चढ़ कर तारीफ करी है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड और क्राइम्स में बहुत एक्टिव जो है पाए जाते हैं, चोरी चकारी इन सब में। जहाँ भी इनके गांव होते हैं वहाँ ज़मीन के रेट गिर जाते हैं, ये एक फैक्ट है। हालांकि मैं किसी तरह से कोई जो है रेसिस्ट बात नहीं कर रहा, जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। और उसमें कई हद तक जो है वो मॉडर्न एजुकेशन से दूरी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो कि कंटेम्पररी साइंटिफिक वर्ल्ड के अगेंस्ट था, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है। ये भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आपने ये वीडियो में देखा कि मेवात जो है उसके बाशिंदे जो हैं वो अपने हालात को बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी कंडीशन जो है वो किस हद तक ख़राब है। और इसके अंदर वो लोग अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो इसका नोटिस लें और इसको रेक्टिफाई करें। अब इस हाल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। खाली जो है वो कह देना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी या आरएसएस या फिर कोई कंस्पिरेसी एंगल ले आना कि जूइश क्रिश्चियन कॉन्स्पिरेसी, ये सब बड़ा नाइव और बचकानी बातें हैं जो ज़्यादातर इग्नोरेंट जाहिल टाइप के लोग करते हैं। अगर हम फैक्ट्स पे अपनी बात को बेस करें तो हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ही कमोवेश ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी का डिक्लाइन आया है वो 1700 से देखने को मिलता है। अब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक कोरिलेशन है कि 1700 से ही कंटेम्पररी वर्ल्ड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रैशनल थिंकिंग का दौर आया। और
उसी के साथ जो है कदम नहीं मिलाने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पिछड़ती गई। पहले हुकूमतें गईं, बड़े बड़े मोर्चों पे हम देखते हैं 1801 के अंदर द बैटल ऑफ पिरामिड के अंदर फ्रेंच आर्मी जिसका क़यादत जो थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में थी, वो जो है मिस्र के मुसलमानों को जो कि उस्मानिया सल्तनत के मातहत आते थे एक बड़ी ही ज़बरदस्त शिकस्त देते हैं। जहाँ मरने वालों का रेशो जो था वो ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन एक फ्रेंच के ऊपर 100 मिस्रियों का 1:100 का रेशो था अराउंड। तो ऐसा क्या हुआ, वॉरफेयर के अंदर भी क्यों इतनी पिटाई हुई? क्योंकि जो मॉडर्न मशीनरी है, जो टैक्टिक्स हैं, वो सब कहाँ से आएंगी? वो पैराशूट होके तो आएंगी नहीं। वो आपके अंदर जब भी डेवलप होगी जब आपके अंदर कोट अनकोट जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा। और वही जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन की जो एक वो है फैक्टर है, वो मुसलमानों में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। और 70 साल से कांग्रेस वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनको वैसा ही रखी हुई है, डेलिबरेटली या इनडेलिबरेटली। जहाँ कांग्रेस के जो एजेंट होते थे वो कई मौलवी होते थे, वो इंश्योर करते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी वोट बैंक की तरह कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाए। बदले में कांग्रेस उन एजेंट्स को जो थी वो ग्रांट ऑफ लैंड, कहीं मदरसे मस्जिद की ज़मीन, कहीं छोटे मोटे चुनाव के टिकट, ऐसा कुछ करके उनको थ्रो बैक करती थी फेवर। इस सब खेल में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, और इन दोनों पार्टियों ने जो बिट्रे किया, बीट कांग्रेस बीट करप्ट मौलवी, इन्होंने जो बिट्रे किया वो लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी को किया इन सब में, कि वो पिछड़ती गई, वो बैकवर्ड होती गई, एजुकेशन से पीछे होती गई, फंडामेंटलिस्ट होती गई। और उसके चलते हुए जो उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेट है आज, वो मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी और कई ऐसी और रिपोर्ट्स के हवाले हैं कि सबसे बदतर है वो। और इसके ऊपर जो है इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद मुस्लिम कम्युनिटी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और ये जो है ये सबसे बड़ा वाई का फैक्टर बनता है। ये जो हेडिंग में वाई लिखा हुआ है ना, क्यों क्यों हम किसी पार्टी की तरफ देखें, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर वाई यही बनता है कि हमारी हालत, हमारे इश्यूज को कौन एड्रेस करने को तैयार है। अपीसमेंट नहीं, इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और अगर बीजेपी इस वाई के रोल में आ जाती है तो बीजेपी में कोई बुराई नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी को फेवर कर रहा हूँ। अगर इसी रोल में आम आदमी पार्टी आ जाए या इवन कांग्रेस भी आ जाए तो बुराई नहीं कोई उसमें। बट सिर्फ मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने से जो है वो वोटर जो है उसको वोट नहीं देना चाहिए। वहीं जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो तेलंगाना हैदराबाद के हों, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज को। आप देखेंगे कि जो कमिटीज़ की रिपोर्ट आई हैं उनके हिसाब से 2014 से ये बात तय हो चुकी थी कि एजुकेशन में मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, ज़मींदारी में यानी ज़मीन ओन करने में भी बहुत पीछे हैं, बड़े बड़ी कॉरपोरेट बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की पोजीशंस में ना के बराबर हैं। और इन सब को बेस बना के ये कंक्लूड करना कि मुसलमान एक सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड कम्युनिटी है स्पेशली इन इंडिया, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है बात। अब ये मुस्लिम कम्युनिटी को तय करना है आप हमको कि हम इस चीज़ का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके इससे उभरने की कोशिश करते हैं, या हम आज भी विक्टिम कार्ड और अपीजमेंट के ही चक्कर में फंसे रहते हैं।
अब ये सब जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी की बात करें, क्योंकि इनिशियल पेशकश उस पे ही थी कि बीजेपी कैसे सोचती है कि वो जो है वो मुसलमानों को अपनी तरफ करने में कामयाब होगी, या मुसलमानों को एटलीस्ट कंटेन करने में कामयाब होगी। उसका सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ जो है वो है लगातार इलेक्शन जीतना बीजेपी का। चाहे 2014 का लोकसभा इलेक्शन हो और उसके बाद सारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन, जो कि बड़े मार्जिन से जीतना। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस ने जो मुसलमानों के पोस्टर बॉयज खड़े करे थे, स्पेशली जो मौलवी क्लास थे, प्रो कांग्रेसी मौलवी, और जो कॉन्ट्री टू कांग्रेस की आइडियोलॉजी, वो काफ़ी हंसी की बात है आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी इंदिरा गांधी की इमेज के थ्रू। वहीं कांग्रेस जिन मौलवी हजरात को सपोर्ट करती है वो बिल्कुल ही कंट्रास्ट में है उस सोच से। तो आप इस पूरे जो कंपोजिशन को है उसको अगर आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे तो फिर आप कहेंगे क्या? आप मुझे बता दें नीचे कमेंट में। तो बहरहाल ये जो कांग्रेस ने सारे जो इश्यूज थे उस पे जो हैमरिंग करी है, तो उससे उसने उन मौलवी तबके की जो पॉलिटिकल कैपिटल थी, जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसको हैमर किया। उनको ये मैसेज भेजा है लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी को कि ये जो मौलवी या पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स हैं ये इर्रेलेवेंट हैं और इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है हमारे सामने। और ज़्यादातर मुसलमान हिंदुस्तान का वो डरपोक है, टू बी फ्रैंक। तो वो इन सब के चक्कर में डीमोटिवेट हो गया। फिर इन्होंने दूसरी तरफ जो ये एक मैसेज सेंडिंग का काम करते हैं कि अरब के मुल्कों में सऊदी अरब, यूएई, उनके लीडर्स से काफ़ी अपने आप के अच्छे रिलेशंस बताते हैं, साथ ही साथ अमेरिका रशिया से। और इस पूरे को एक तरीके के गेम प्ले की तरह देखा जा रहा है, वेयर दे आर सेंडिंग वेरी पावरफुल मैसेज कि हम जो हैं वी आर कॉलिंग द शॉट्स, और हमें कंटेन करने की ताकत जो है वो एटलीस्ट कांग्रेस या उसके सहयोगियों में बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मैसेजिंग है इसकी वजह से, और इसके साथ साथ जो टेरर इंसिडेंट्स में कमी आई है थैंकफुली, और वो तो हम सब वो करते हैं, हमें पसंद हो या नहीं हो मोदी को, कि उसने टेरर इंसिडेंट्स कम करें। तो ये उसकी कॉम्पिटेंस बताती है, वो काम करना जानता है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे सुनना, आप अगर इमोशनल बात सुनना चाह रहा है मैं आपको अपीस करता रहूं, तो उस वो चीज़ें कभी इंसान की हेल्प नहीं करती। फैक्ट्स पे बात करें तो उसने करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म है, इससे पहले क्यों नहीं था? आज पूरे मुल्क भर में टेरर इंसिडेंट्स नहीं हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं कंट्रोल किए जा सके? रिजल्ट तो डिलीवर हो रहा है ना। और यही चीज़ जो है, जो हिंदुस्तान का बाय एंड लार्ज सोसाइटी, जो एजुकेटेड यूथ है, वो समझ रहा है। कांग्रेस वहीं पे जो है वो ऐसी दुखती रगों पे हाथ रखती है कि जिससे वो यूथ और जो है वो गमज़दा हो जाता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करना, अरे अनएम्प्लॉयमेंट है, शुरू से कांग्रेस के दौर में भी था, अभी भी है। एक तो वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के टेंशन से फिर रहा है, कहीं ना कहीं चाय सिगरेट दूसरे नशों में लगा हुआ है वो टेंशन कम करने के लिए। उसके टेंशन पे कम करने का काम मोदी कर रहा है, कि उसको बता रहा है कि तुम स्टार्टअप करो, तुम भले ही जो है वो आलू बड़ा समोसा बेचो, उसका धंधा भी बुरा नहीं है, तुम जो है अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाओ, तुम ऐसा करो वैसा करो। 10 उसको अल्टरनेटिव पेश कर रहा है एक 9 to 5 जॉब के, जो कि उसको नहीं मिल पा रही। वहीं कांग्रेस उसको बार बार वही 9 to 5 जॉब की याद दिला रही है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो प्ले कर रहा है, आप इसको समझें गौर से। फिर दूसरी बात, जो प्रो नेशनलिस्ट मुस्लिम एलिमेंट्स हैं उनको बीजेपी ने इनकरेज किया है। देखते हैं अक्सर 9 PM और उसके डिबेट में ऐसे लोगों को बैठे हुए, उसमें से कई
तो वाकई में मुस्लिम कॉज के लॉयल होते हैं, और कई जो हैं वो सिर्फ अपने सेल्फ कॉज के लॉयल होते हैं और वो बीजेपी की चमचागिरी में कहते रहते हैं। बहरहाल ये एक हाव था कि कैसे बीजेपी ने किया, और काफ़ी हद तक वो अपने इस एजेंडा में कामयाब रही कि कैसे या तो मुस्लिम जो फैक्टर है उसको अपने साथ मिला लिया जाए या फिर कंटेन कर दिया जाए, यानी ऐसा कर दिया जाए कि वो उनके लिए किसी तरह का नुकसान ना बने। कंटेन करने का मतलब ये होता है। तो आगे चलते हैं फिर, और वही चीज़ आप देखें, ये जो प्रोग्राम है कौमी चौपाल, ये इसी के एक जो है लेके जाता है, इसी लेगेसी को कंटिन्यू करता है कि कैसे बीजेपी जो है वो हाथ मिलाना चाहती है मुस्लिम कम्युनिटी से। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे वीडियोस देखते रहें। अगले टाइम तक मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।